हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके अगले टॉपिक के बारे में, और वो है आपका बाह्य प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो होते हैं वो क्या होते, कितने प्रकार के होते हैं? तो ये बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। क्या? तो एक होता है, पहला जो है आपका स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर ये दो होते हैं, जिसमें हम पहला जो देखेंगे हम वो है आपका अघोष। वो क्या है आपका? अघोष। और जो दूसरा है इसी में वो है आपका क्या? सघोष। तो हमें अघोष वर्ण और सघोष को भी क्या बोला जाता है? घोष वर्ण भी बोला जाता है। ये दो प्रकार के, ठीक है। उसके बाद से पहला हो गया। दूसरा ये आता है इसमें कि प्राण वायु या श्वास के आधार पर कितने होते हैं? तो ये भी दो होते हैं, जिसमें आप जानते हैं पहला है अल्प प्राण, दूसरा है आपका महाप्राण। अब देखिए इसमें बड़ा हम कंफ्यूज होते हैं, पर हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत ही आसानी तरीके से अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, घोष ये याद कर सकते हैं। अब देखिए इस पे थोड़ी सी बात करें हम तो कैसे याद रखेंगे सर, जरा ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसमें क्या? अघोष के बारे में। अगर हम ले कि अघोष क्या होता है हमारा, अगर हम बात करें कि सर अघोष किसे कहते हैं, अघोष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। और घोष का मतलब होता है क्या? गूंज या नाद। तो कहने का मतलब कि जो हमारा घोष का अर्थ होता है, अगर सिंपल सी बात किया जाए क्या? घोष। तो घोष का जो अर्थ होता है वो होता है आपका क्या? तो सर घोष का अर्थ होता है गूंज। क्या होता है? गूंज या नाद भी बोल सकते हैं इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं? कंपन। तो इसको हम लोग गूंज, नाद या कंपन कह सकते हैं, ठीक। गूंज, नाद या क्या हो जाएगा? कंपन। तो जिसमें गूंज या नाद या कंपन और अ का मतलब होता है नहीं, जिसमें गूंज, कंपन या नाद नहीं होता है उसी को क्या कहा जाता है? अघोष वर्ण कहा जाता है। तो हमसे परिभाषा भी कभी पूछ लेती है कि घोष का अर्थ क्या होता है, या वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा अगर देते हैं, ठीक है। कंपन होता है, इसका जो अर्थ होता है गूंज, नाद या कंपन होता है। कहने का मतलब कि अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो कहेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज या नाद या कंपन नहीं होता है। अ का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। गूंज, नाद या कंपन नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं होता है उसे हम लोग का क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण कहते हैं। तो जिसमें गूंज या नाद या कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये होते कौन कौन से हैं। जैसे हम बात करें तो जो प्रत्येक वर्ग है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, कौन सा? पहला और दूसरा।
तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा क्या हो सकता है सर? अगर क वर्ग की बात करें तो पहला होगा क और दूसरा होगा ख, ठीक है। अगर दूसरे वर्ग की बात करें तो च होगा और क्या होगा सर? छ होगा। तीसरे वर्ग की बात करें तो आपका क्या होगा? ट और ठ होगा। चौथे वर्ग की बात करें तो त और थ होगा। उसके बाद से पांचवें वर्ग की बात करें तो प और फ होगा। ये जो होते हैं आपके, ये प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा। आप ऐसे भी देख सकते हैं इसमें कि जो क है ना, जो क है आपका और उसके बाद से ख है, तो ये आपके दो लगातार दो है। ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है और ये प वर्ग है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है ना, ये आपका कौन सा होता है? तो आप कहेंगे कि सर अघोष होता है। क्या होता है? अघोष। यानी कि इनको जब हम उच्चारण करेंगे तो इसमें कोई भी गूंज, नाद या कंपन ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अघोष वर्ण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अघोष वर्ण कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक आ जाती है कि सर ये तो हो गए, ठीक है, आपने बता दिया ये तो होते ही है अघोष हमारे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है हमारी कि सर स जो है ना, तीनों जो स है, और इसी में आ जाता है क्या कि तीनों स हो गया, तालव्य स, मूर्धन्य स और उसके बाद से क्या होता है? दंत्य स। ये तीनों भी होते हैं इसमें, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ये तीनों भी होते हैं और इसको आप याद रखिएगा। जिनके अब याद कैसे रखेंगे ये भी बात आती है थोड़ा सा, ठीक है। तो जरा देखिएगा, इसमें ऐसे भी देख सकते हैं आप कि स ये मूर्धन्य स आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें आएगा। अब सर कहेंगे कि इसमें भी तो आता है ना, लेकिन चलिए देखते हैं इसमें। ये तीनों स सिर्फ ह को छोड़कर, याद रखिएगा, अ का मतलब नहीं और ह का मतलब, घोष का मतलब कंपन। तो ह आप बोलेंगे तो उसमें कंपन कंपन गुजना तो कुछ नहीं होगा, तो इसलिए अघोष वाले में आपका ह नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है? स आता है। ये तीनों स आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। अब उसके बाद से बचे, तो उसके बाद से सर जो बचे खुचे हो जाएंगे, बताइए वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे आपके सघोष वाले में। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो इन सबको छोड़कर जो बचेंगे वो किस में आएंगे? सघोष वाले में आएंगे। चलिए सघोष की बात करते हैं अब थोड़ा सा। तो सघोष अगला जो है हमारा सघोष है। अब सघोष किसे कहा जाता है? हालांकि लोग ऐसे आपको बता देते हैं और इसी परिभाषा नहीं देते हैं, और एग्जाम में हमारा ये पूछता है कि बताइए कि वे वर्ड जिनके उच्चारण में नहीं होता है गुंजनाद कंपन, वो क्या कहलाते हैं? तो बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई सघोष दे देता है तो कोई अघोष देता है। जो अघोष दिया वो तो सही है, लेकिन सघोष वाले क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं सघोष के बारे में। तो आप देख रहे हैं अघोष में गूंज, नाद या कंपन नहीं होता था। अब स का मतलब होता है साथ, समझ रहे हो ना? अघोष का मतलब गूंज या कंपन या नाद। इसमें गूंज, कंपन, नाद होता है और उसमें नहीं होता था, ठीक है। तो इसका कह सकते हैं कि वे वर्ड जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि वे वर्ड जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। घोष वर्ण कहलाते हैं। अधिक होता है घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे अब उसके बाद से हमने जान लिया कि जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होगा। उसके बाद से सघोष वाले में क्या होगा? तो अब बाकी इन तीनों सौ को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आएंगे सब इसी में आएंगे। अब कैसे आएंगे? तो देखिए, तो इसमें तो हम पहला दूसरा कहे थे, तो क्या सर इसमें हम लोग प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होगा? आपका सघोष होगा। अब प्लस इसके साथ आपका एक ह वाला भी आ जाता है, समझ रहे हो ना? इसके साथ आपका क्या आ जाता है? ह वाला भी आ जाता है। इसलिए जो है
और प्लस करके और चीज और क्या है सर, तो जितने भी स्वर हैं वो सभी भी इसी में आ जाते हैं, किस में, सघोष वाले में। अब कहने का मतलब कि अघोष आपने अगर याद कर लिया तो क्लियर है कि आपका सघोष भी यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब क्या होता है सघोष और क्या होता है अघोष, अगर बात करें इनकी संख्या के बारे में, तो इनकी संख्या आप देखेंगे तो 10 ये हो गए और 3 ये हो गए। तो इनकी जो संख्या होती है वो आपकी पूरा मिलाकर कितना होती है, 13 होती है। ठीक है, कितना होती है आपकी, 13 होती है। अगर बात करें घोष वर्ण या आपके घोष बोलते हैं या घोष वर्ण, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सघोष भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, घोष या सघोष इसी को हम लोग बोलते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो इस तरह से करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 15 और 16 हो जाएगा, और 16 में फिर 11 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा। और देखिए, और ये तो रहा यह, प्लस आपका ये भी आता है, य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया। ठीक है, य र ल व। अब कहने का मतलब है कि जितना सब छोड़ दो और बाकी सब बच्चे वो सभी किस में आ जाएंगे, सघोष वाले में आ जाएंगे। तो लगभग इनकी जो संख्या अगर ले ले तो इनकी संख्या टोटल होती है कितना, 31 होती है। कितना होती है आपकी, 31। तो पूछ ले कि वे सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे 31 होती है। ठीक, अब हमने कहा एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं इसको। क्या सर, यहाँ पे देखकर कि अगर अघोष हमसे कहे तो अघोष कहे तो सर कौन कौन सा होगा, तो सर हमको पता है कि अगर अघोष कहता है तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहला वर्ग हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा, इन दोनों को अघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अघोष। ठीक है, कहाँ तक कहा जाएगा, तो सर 5 वर्ग तक है, यहाँ तक अघोष हो गए हमारे। सही है, बिल्कुल सही। उसके बाद से सर इसमें और तो अघोष होते हैं, हमने कहा कि हाँ होते तो हैं। तो कौन कौन से हैं, तो एक देखिए ये तलावी स है, एक मूर्धानी स है, एक दंते स है। ये तीनों जो होते हैं ना, ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं, अघोष की कैटेगरी में आते हैं। बाकी बच गए वो सभी किस में आते हैं, तो आप कहेंगे सर वो सभी आते हैं सघोष में। किस में आते हैं, सघोष में। तो कहने का मतलब ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है पांचवा। तो ये किस में आएगा, तो स और घोष। किस में आएगा, स और घोष, यानी कि सघोष में ये तीसरा चौथा और पांचवा आएंगे। तो यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा ये आपके सघोष हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी बचे क्या क्या बचा, तो सर य बचा, र बचा, ल बचा, व बचा। ठीक है, ह बचा और कछ बचा, त्र, ये तो संयुक्त व्यंजन में आते हैं, तो ह बचा। ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो सर सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत, सघोष के अंतर्गत आएंगे। तो आपको इतना चीजें समझ में आया। और सघोष जो होता है आपका स से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, सघोष जो होता है आपका स से शुरू होता है। इसका मतलब स का मतलब क्या हुआ कि सभी स्वर भी क्या हो जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। आपको ये कंफ्यूज रहता है कि सर किस में आएंगे, तो याद रखिएगा मेरे भाई, जब अघोष सघोष की बात हो ना, तो स जिसमें आएगा उसी में स्वर सभी आएंगे। स से सघोष और स से सभी स्वर, यानी कि सभी स्वर किस में आएंगे, आपके सघोष वर्ण में ही आएंगे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आपने अघोष को अच्छे तरीके से पहचान लिया और सघोष को भी अच्छे तरीके से पहचान लिया। इनकी संख्या 13 और इनकी संख्या कितनी होती है सर, 31 होती है। ये आपको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और मुझे आशा है कि क्लियर हो भी गया होगा। अब थोड़ा सा बात करें सर, यहाँ पे आप देखिए प्राण वायु या श्वास के आधार पर एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। देखिए ये तो बहुत आसान होता है, इसको याद रखना। ये तो बहुत आसान होता है, इसको याद रखना। कैसे याद रखेंगे, तो अल्प प्राण देखना, आप जैसे ही अल्प प्राण का नाम लेते हैं तो अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण का मतलब होता है जो हमारे मुख से जो वायु बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं। तो बहुत ही कम मात्रा में वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है, अल्प प्राण कहलाता है। थोड़ी ज्यादा मात्रा में निकलती है वायु बाहर, तो उसे महाप्राण हम लोग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हमें लिखने की उतना जरूरत नहीं है, मात्र परिभाषा हमको चाहिए था अघोष का और सघोष का। इन दोनों का सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है जो हमारे एग्जाम में बनती ही बनती है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि प्राण वायु या श्वास के आधार पर जो अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं, क्या होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। अल्प का मतलब कम समय लगता है, और आपको पता है कि अल्प प्राण में कम समय लगता है, इसका मतलब
इसमें अब देखिएगा अल्प प्राण, ये अल्प प्राण और महाप्राण है, ठीक है। तो अल्प प्राण में अ आ रहा है, इसका मतलब कि अ आ छोटी बड़ी छटाऊ ये सब किस क्या होते हैं आपके, तो आप कहेंगे कि सर स्वर होते हैं। क्या होते हैं आपके? स्वर। इसका मतलब है कि जितने भी स्वर है ना वो सभी किस में आएंगे? अल्प प्राण में ही आएंगे। किस में आएंगे? आपके अल्प प्राण में ही आएंगे। क्या ये चीजें आपको क्लियर हो रही है? बिल्कुल सर। अब उसके बाद से जब सभी स्वर आएंगे तो सभी स्वर के साथ साथ आपका ये भी आएगा। क्या? तो सर य आएगा, र आएगा, ल आएगा और वो आएगा, ये भी तो आएंगे ना, क्योंकि इनको भी जब आप बोलेंगे ना तो बहुत कम समय लगेगा। ऐसे भी पहचान सके या, र, ल, व, ठीक है, बहुत कम समय लगता है, इसलिए इसको हम लोग अल्प प्राण बोलते हैं। तो य, र, ल, व हो गए, ठीक है। तो ये सभी आपके अल्प प्राण होते हैं और बाकी बचे सभी स्वर भी क्या होते हैं? अल्प प्राण ही होते हैं। और इनकी जो संख्या होती है ना 30 होती है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि सर इसमें ह नहीं होता है, ह आपका नहीं होता है, आप याद रखिएगा। इसमें जो है आपका ह नहीं होता है। अब महाप्राण, अभी व्यंजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, व्यंजन के बारे में तो हमने इतना बात किया, लेकिन अभी वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए वर्ग को हम लोग चुटकियों में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? आप बने रहिए इसको, ठीक है। तो यर अलग हो गए, आप पता हो गया। अब जितने भी बचे का मतलब कि अभी बहुत व्यंजन वाले में, वर्ग वाले में अभी नहीं बताया हमने अभी वर्ग के बारे में बात नहीं की है। आप वर्ग के लिए हमारा दूसरा मेथड होता है, देखिए क्या होता है। तो अब सर बचे तो जो स होते हैं सर, क्या तीनों स और स और ह, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं कि महाप्राण के अंतर्गत जो है ये सभी आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं? महाप्राण के अंतर्गत जो है ये तीनों स और ह आ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजें है यहाँ पे, इस ह का खेला है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना। अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण में य, र, ल, व और उसके बाद से सभी स्वर, क्योंकि अ आ रहा है इसमें अ आ रहा था तो सभी स्वर आ रहे थे, इसमें स आ रहा है तो स से सभी स्वर आ रहे थे, ठीक है। हाँ, सघोष वाले में स से सभी स्वर, अघोष वाले में अ से सभी स्वर। तो इस तरह से याद रखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। हमें इसको क्रम से याद नहीं करना, क्योंकि अगर इसको क्रम से याद करते हैं तो इसमें क्रम भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन हमें इसको क्रम से नहीं याद करना है। खाली याद रखिए आप कि य, र, ल, व होता है और इसकी संख्या पूरा टोटल 30 होती है। अभी बताएंगे व्यंजन के बारे में, वर्ग के बारे में, ठीक है, कैसे याद रखना है। अब महाप्राण में ध्यान रखिएगा कि तीनों स और ह होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर आप वर्ग के बारे में भी नहीं बताएं, कैसे वर्ग को याद रखेंगे। देखिए बहुत ही फैंटास्टिक ट्रिक है और वो है आपका, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं धीरे धीरे कदमों से आपके क ख ग घ अंग की तरफ, ठीक है, क ख ग घ अंग की तरफ। अब तो आ गया सर, कैसे याद रखेंगे आप देखिए। पहले क्या आता है? अल्प प्राण, अल्प, ठीक है, पहले क्या आता है आपका? अल्प प्राण। दूसरा क्या आता है सर? महाप्राण। आता है कि नहीं आता? तो एक बार ऊपर कीजिए और एक बार नीचे कीजिए। तो ये अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, ऐसे याद रखेंगे आप। देखिए कहें कि क क्या है, पहले ऊपर जाइए, तो ऊपर जाएंगे आप तो कहेंगे सर अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। देखिए तो ये हो गया अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से याद रखिए व्यंजन के वर्ग को, ठीक है। फिर अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है, उसका क्रम याद नहीं रखना है कि 3 पर होता है, 4 पर होता है, 2 पर होता है, ठीक है। हमको वर्ग को ऐसे याद रखना है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। बाकी बचे ये आपके यर लव, यर लव, ये क्या हो जाएंगे मेरे भाई? तो आपको पता है कम समय लगता है, वैसे भी इनको अर्ध स्वर बोला जाता है य और व को, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अल्प प्राण में आएंगे तो ये आपके कौन से होते हैं सर? अल्प प्राण, अल्प प्राण। बाकी बचे और अ में आ रहा है तो सभी स्वर भी आएंगे, इसमें सभी स्वर भी आएंगे। तो आप मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया हमने अल्प प्राण महाप्राण। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखिएगा, इस पर हम प्रश्न भी हल करेंगे। जैसे ये पूरा हमारा टॉपिक ख़त्म होता है भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय, तो इस पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न हल करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका यूपी पुलिस से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता, चाहे कितना भी घुमाए, ठीक है ना, चाहे कितना भी घुमाए। हिंदी व्याकरण हो, रीजनिंग हो, और चाहे आपका मैथ हो, उसके लिए एकदम जी जान लगा दो मेरे भाई, आपको किसी तरह से निकलना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।